सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 5 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो भारतीय निशानेबाज है ये मनीष नरवाल और इन्होंने 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। तो आप देख सकते हो टोक्यो पैरालंपिक में भारत का ये तीसरा गोल्ड है। इनसे पहले 2 गोल्ड किस किसने जीते थे? एक तो अवनी लेखरा का नाम आपको याद होगा, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था। उसके बाद सुमित अंतिल का नाम आपको याद होगा, भाला फेंक में गोल्ड जीता था। कितनी दूर भाला फेंका था? 68.55 मीटर। तीसरा गोल्ड जीत लिया मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल में। तो 3 गोल्ड हो गए हमारे पास। अच्छा, सिंहराज अधाना का नाम भी न्यूज में है। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में अपना दूसरा मेडल जीता है। अभी इन्होंने 50 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रोंज मेडल जीता था। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। टोक्यो पैरालंपिक में कितने खिलाड़ियों ने 2 मेडल जीते हैं? तो 2 खिलाड़ियों ने। एक तो अवनी लेखरा ने पहले गोल्ड जीता था 10 मीटर एयर राइफल में और फिर 50 मीटर में ब्रोंज मेडल जीता। उसी तरह से सिंहराज अधाना ने पहले ब्रोंज मेडल जीता था, अभी सिल्वर मेडल जीता है। दोनों के दोनों शूटर है। तो आज तक की अगर बात करेंगे तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने टोटल 15 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं, 5 ब्रोंज हैं। और पैरालंपिक गेम्स के इतिहास में भारत का ये सबसे बेस्ट प्रदर्शन है, क्योंकि लास्ट टाइम 2016 के रियो पैरालंपिक में 4 मेडल भारत के पास आए थे और उससे पहले 1984 पैरालंपिक में भारत ने 4 मेडल जीते थे और अभी 15 जीत चुका है। अच्छा, एक प्रवीण कुमार का नाम मैंने आपको कल बताया था, ऊंची कूद में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। इनसे एक और पॉइंट आप याद रखना, इनकी उम्र है 18 साल। तो टोक्यो पैरालंपिक में अभी तक मेडल जीतने वाले ये सबसे युवा भारतीय हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और टोक्यो पैरालंपिक से आप क्या याद रख सकते हैं? एक तो इसके ध्वजवाहक कौन थे, ये याद रखो, टेकचंद थे। और पैरालंपिक में अगर आपसे पूछा जाए कि 2 बार गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो आंसर होगा देवेंद्र झाझड़िया। ये जेवेलियन थ्रोवर है, भाला फेंकते हैं, राजस्थान से हैं ये। और अभी टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और अगर आपसे पूछा जाए कि पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा सर लुडविग गुटमन को कहा जाता है। बाकी आपसे पूछा जाए कि टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग क्या है, तो कर दे कमाल तू। इसको लिखा और गाया किसने है? संजीव सिंह ने। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा राज्य राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना करेगा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों के बीच विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए पुणे के पिंपरी चिंचवड़ सिटी क्षेत्र में भारत रत्न राजीव गांधी इनोवेशन सिटी का निर्माण करने की घोषणा की है। ये जो सिटी होगी ये चाइना, सिंगापुर आदि देशों में बने साइंस पार्क के तर्ज पर बनाई जाएगी, जिसका उद्देश्य होगा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना। और इसके लिए केंद्र सरकार ने भी 191 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है। अच्छा, आपको याद होगा इसी तरह से अभी महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर एक अवार्ड भी शुरू किया था और वो अवार्ड दिया जाएगा आईटी संस्थानों को अच्छा काम करने के लिए। तो आप देख रहे हो महाराष्ट्र सरकार तो राजीव गांधी के नाम पे कुछ न कुछ नाम रख रही है, लेकिन अभी हमने कुछ ऐसे नाम भी पढ़े हैं जहाँ से राजीव गांधी का नाम हटाया जा रहा है। जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वहाँ से राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया और किसका नाम जोड़ दिया गया? मेजर ध्यानचंद। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब बन गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और उसमें पुरस्कार राशि को अगर पूछा जाए बढ़ा करके कितना कर दिया, तो पहले 7.5 लाख था, अभी बढ़ा करके 25 लाख कर दिया। ये भी याद रखना। और अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था कि असम में जो राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क है, वहाँ से भी राजीव गांधी का नाम हटा दिया और अब बन गया वो औरंग नेशनल पार्क। अब देखो बात महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो कैपिटल इसकी मुंबई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुंबई ये किस द्वीप पर स्थित है, तो आंसर होगा सालसेट द्वीप पर। और किस नदी के मुहाने किनारे पर है, तो उल्हास नदी। अच्छा, मुंबई के साथ में आपको 2 दर्रे मिलेंगे। एक है थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दूसरा है भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और पुणे से आपको याद आएगा, पुणे में आर्मी इंस्टीट्यूट का जो स्टेडियम है उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया है। नीरज चोपड़ा वही जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अभी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्त। अच्छा, पुणे से एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो, पुणे में देश की सबसे हल्की मेट्रो भी लॉन्च की जाएगी।
और बताइए 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? आशा भोसले को दिया गया। उसके अलावा याद रखना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर 2 कोएलिशन में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य बना था महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र सरकार ने ही 50 साल या उससे ज़्यादा आयु के वृक्षों को विरासत का दर्जा भी दिया था। उसके अलावा देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर ये कहाँ पे शुरू हुआ था? महाराष्ट्र के मुंबई में। देखो महाराष्ट्र में एक नृत्य काफ़ी फेमस है, लावणी नृत्य। लोनार झील ये भी आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। काला घोड़ा कला महोत्सव पूछा जाएगा तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत के नए उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्रीकांत टी को। तो अभी श्रीकांत टी को भारत के नए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी देखो, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, और यही कारण है कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, वर्तमान में हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा हैं, 24वें नंबर के हैं। अच्छा, पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। और अगर पूछा जाए पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर कौन बनी थी तो वीएस रमा देवी। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था हमारे उपचुनाव आयुक्त बने थे अनूप चंद्र पांडे, और अब बन गए हैं श्रीकांत टी। अब ये मत सोचना कि ये अनूप चंद्र की जगह बने हैं। एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास एक होते हैं इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। तो 2 डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर हो गए, एक तो श्रीकांत टी और एक अनूप चंद्र पांडे। बाकी श्रीकांत माधव वैद्य की बात करेंगे तो देखो मैंने मिलता जुलता नाम लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये नाम आपने पढ़ा होगा, ये अभी कुछ समय पहले चेयरमैन बने थे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। संजय अरोड़ा आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने और पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक में 4% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में एलआईसी ने बैंक ऑफ इंडिया में 3.9% या लगभग 4% की हिस्सेदारी खरीद ली है। किसमें? बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1906 में। हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। इसके एमडी सीईओ अतनु कुमार दास हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा इसके कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे कौन? पीआर राजगोपालन। इसकी टैगलाइन क्या होती है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। किसने खरीदी? एलआईसी ने। एलआईसी का हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। इसके अध्यक्ष एमआर कुमार हैं। स्थापना होती है 1956 में। 2 पॉइंट आप याद रखो, करंट अफेयर से रिलेटेड है ये। एलआईसी ने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना को भी शुरू किया था। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया आनंद नाम से। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। बाकी इंडियन बैंक के अभी नए एमडी सीईओ बने थे, शांतिलाल जैन नाम है। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन, और अभी इनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया। यूको बैंक के एमडी सीईओ का नाम क्या है? अतुल कुमार गोयल। अभी इनका कार्यकाल भी 2 साल के लिए बढ़ गया है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 से लेकर 7 सितंबर तक। तो भारत में पोषण और स्वस्थ खाने की आदतों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 से 7 सितंबर यानी कि सितंबर के पहले सप्ताह को हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। और वैसे आप जानते हो सितंबर महीने को हम पोषण माह के रूप में मनाते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो रहा इसकी थीम भी है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। और आपको याद होगा पिछले महीने हमने 3 तरह के सप्ताह मनाए थे। अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है 1 से लेकर 7 अगस्त तक हम विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं। 19 से लेकर 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया। 23 से लेकर 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह मनाया था। अच्छा, इसके अलावा याद रखना 4 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। एक्चुअली में सितंबर के पहले शनिवार को ये मनाया जाता है, तो इस बार ये आ रहा है 4 सितंबर को। अच्छा, अब एक प्रश्न आपके लिए बनेगा यहाँ पे, बताइए देश का पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? उसके अलावा सितंबर में अभी तक हमने 2 सितंबर को मनाया था विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे। और अभी मैंने प्रश्न पूछा था आपसे देश का पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखना, नहीं याद तो हरियाणा के पिंजौर में है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा इन्फोसिस ने। तो स्प्रिंग बोर्ड ये एक डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम है जिसका लक्ष्य क्या है? 2025 तक 10 मिलियन से ज़्यादा छात्रों और प्रोफेशनल्स को
ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी स्किल्स को बढ़ाना, उनकी डिजिटल स्किल्स को बढ़ाने का ये प्रोग्राम है। तो बात इन्फोसिस की है। अच्छा, इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? नारायण मूर्ति हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में मिलेगा। वर्तमान में सीईओ सलील पारिक है। आपको याद होगा भी $100 बिलियन के मार्केट कैप बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली ये चौथी भारतीय फर्म बनी थी। और उसके अलावा याद रखना, अमेरिका के स्टॉक मार्केट नेस्डेक में लिस्ट होने वाली ये एकमात्र भारतीय कंपनी है इन्फोसिस। आईबीएम के बारे में भी याद रख लो। इसके चेयरमैन वर्तमान में है अरविंद कृष्णा। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन यूएस में मिलेगा। इसके सीईओ सत्या नडेला हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? तो आंसर होगा वर्तिका शुक्ला। तो अभी हाल ही में वर्तिका शुक्ला को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी नासिर कमल नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल बने ये। प्रदीप चंद्रन नायर, इंपॉर्टेंट नाम है। असम राइफल्स के 21वें डायरेक्टर जनरल बने ये। अच्छा, असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? शिलोंग में है। इसी को तो पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। एक पद्म कुमार माधव नायर का नाम याद रखना। अभी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि बैड बैंक के ये पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। एक आपसे पूछा जाएगा, लेखा महानियंत्रक सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने? अभी दीपक दास बने हैं। और इंजीनियर से आपको एक डे याद आना चाहिए। इंजीनियर से डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाने वाले हैं हम। किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? चलिए ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए किसकी बर्थ एनिवर्सरी को हम ये इंजीनियर्स डे मनाते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा अमेजन। तो अभी अमेजन इंडिया ने किसान स्टोर को अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से किसानों के लिए है। और इसे शुरू किया हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें जो हमारे किसान हैं वो अमेजन प्लेटफॉर्म पर खेती के जो उपकरण हो गए, बीज हो गए, या जो भी कृषि से जुड़े जो उनके सामान है वो यहाँ से खरीद पाएंगे। और इसका मेन उद्देश्य यही है किसानों को उनके दरवाजे पर डिलीवरी की सुविधा के साथ किफ़ायती कीमतों पर ये कृषि संबंधित चीज़ें उपलब्ध कराना। देखो, अमेजन की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है 1994 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूएस में है। संस्थापक आप सभी जानते हो जेफ बेजोस हैं, लेकिन अभी इसके सीईओ याद रखना कौन है? एंडी जेसी हैं। पहले जेफ बेजोस हुआ करते थे। अमेजन की एक स्पेस कंपनी भी है, क्या आपको याद है? उसका नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है आपका, अभी ये 4 लोग अंतरिक्ष में गए थे घूमने के लिए। एक तो ये जेफ बेजोस थे, एक इनके भाई थे। बाकी जो 2 थे ना, उनके नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उनमें से सबसे युवा और एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने थे अंतरिक्ष में घूमने वाले। एक थे 18 साल के ओलिवर डेमन, ये सबसे युवा बने थे। और एक थे वैली फंक, इनकी उम्र 82 ईयर, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले। और यहाँ से एक और प्रश्न बन जाएगा, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताइए। तो आंसर होगा संतोष जॉर्ज, ये केरल से हैं। और एक शिरीषा बांदला का नाम आपको जरूर याद होगा, ये तो अभी एग्जाम में पूछा भी गया था। स्पेस में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी थी ये। वैसे आपसे पूछा जाए कि स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? यूरी गागरिन है, यूएसएसआर से थे ये। कब गए थे? 1961 को। यही तो कारण है कि 12 सितंबर को हम विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ILGMS यानी कि एकीकृत स्थानीय स्व सरकारी प्रबंधन प्रणाली नाम के पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी केरल ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? लोगों को घर से पंचायत कार्यालयों की सेवा तक पहुंच प्रदान करना। अब केरल ने लॉन्च किया तो ये रहा मैप में केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग कहा जाता है। इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम याद रखना, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क आपको तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन भी यहीं पे मिलेगा आपको। और यहाँ के फिर से मुख्यमंत्री बन गए पिनाराई विजयन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और चीफ जस्टिस S मणिकुमार हैं। और हमने बात करी थी भारत का पहला स्पेस टूरिस्ट
ये हैं संतोष जॉर्ज, ये केरल से ही हैं। याद रखना, भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये आपका स्थापित किया जा रहा है केरल में। अभी केरल ने ही कृषि कर्ण परियोजना भी शुरू की थी। उसके अलावा देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक ये केरल में शुरू किया जाएगा। अभी केरल की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा। यहीं पे सिल्वर लाइन परियोजना भी शुरू हुई थी। और नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था उसमें टॉप पे रहा था केरल, लास्ट में बिहार था। अभी केरल ने ही नॉलेज इकोनॉमी मिशन भी शुरू किया था। केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी? वीना जॉर्ज। और केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी गौरी अम्मा, जिनका निधन हो गया। केरल ने ही स्मार्ट किचन योजना शुरू की थी। उसके अलावा भारत का पहला जेंडर पार्क ये बनेगा केरल में, केरल के कोझिकोड में। और भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अल्लापूजा में शुरू होगा। अभी वन स्कूल वन IAS योजना भी केरल में शुरू हुई थी। और देश की सबसे युवा मेयर कौन बनी थी? आर्या राजेंद्रन, ये केरल से हैं। देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन भी केरल में किया गया था। और यहाँ के 2 क्लासिकल डांस आपको मिलेंगे, कथकली और मोहिनी अट्टम। अभी वासुदेवन नंबूथरी का निधन हो गया था, इनका संबंध कथकली डांस से ही है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी करने के लिए चाइना ने एक प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर को डेवलप किया है। और हेलीकॉप्टर से आपको याद होगा, अभी मंगल पर नासा ने एक हेलीकॉप्टर उड़ाया था, उसका नाम क्या था? इंजीन्यूटी। वैसे USA का, या फिर यूं बोल दूं नासा ने मंगल पर अभी कौन सा रोवर भेजा था? परसेवरेंस रोवर, उसी के साथ ये हेलीकॉप्टर गया था, इंजीन्यूटी नाम का। अच्छा, वैसे चाइना के मंगल मिशन का नाम क्या है? तियानवेन-1। और उसके साथ जो रोवर गया था उसका नाम है जुरोंग। यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन है। अब बात यहाँ पे चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग है। यहीं पे आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पे मिल जाएगा। और जो हमारे अगले जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे 2022 में, वो यहीं पर होंगे। करेंसी इसकी रेनमिन है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और चाइना ने अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य कब का रखा है? 2060 का। और किस देश ने दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिव करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा चाइना ने। और याद रखना, चाइना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है, हाइड्रो पावर प्लांट बनाया है बेहतन बांध पर। और किस नदी पे है ये? जिनशा नदी पे है, जो कि यांगसी की सहायक नदी है। यांगसी नदी एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है और वर्ल्ड की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अभी चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी शुरू किया था। और 2023 में 18वें AFC एशियन कप चाइना में ही होंगे। और याद रखना, ई वेस्ट के मामले में टॉप पर है चाइना, जबकि प्लास्टिक वेस्ट के मामले में टॉप पर है USA। तो ये भी ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो अभी हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 को जारी किया है, जिसमें भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम रहा। देखो, याद रखना, जो USA है 396 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ पहले स्थान पर है। चाइना 277 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ दूसरे स्थान पर है। और भारत 51 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ तीसरे स्थान पर आ गया। यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसकी जो वैल्यूएशन होती है वो $1 बिलियन से ज़्यादा हो, उसको हम यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। क्या नाम है उनका? योशिहिदे सुगा। तो कोरोना वायरस से निपटने में हो रही आलोचनाओं के चलते अभी जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। अभी उन्हें प्रधानमंत्री बने 1 साल होने वाला है। वैसे इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो अबे थे। और उनसे भी एक प्रश्न बनता है, 2021 के लिए पद्म भूषण के लिए शिंजो अबे को चुना गया था। वैसे जापान की बात है तो ये रहा मैप में जापान। देखो, इसकी कैपिटल टोक्यो है। अभी टोक्यो ओलंपिक यहीं पे तो चल रहे हैं आपके। समर ओलंपिक है, 32वां समर ओलंपिक है ये। और जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। जापान को ही सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपको याद होगा, सुडोकू पहेली के निर्माता थे माकी काजी, इनका निधन हो गया। ये जापान के ही थे। एक नृपेंद्र मिश्रा का नाम आपको याद होगा। जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन
गोल्ड एंड सिल्वर स्टार सम्मान इनको मिला था। ये वहाँ का सर्वोच्च विदेशी सम्मान है। और अभी जापान ने अकेलेपन के लिए पहले मंत्री को नियुक्त किया था, उनका नाम है टेटसुशी सकामोटो। अच्छा, आप तो ये बताओ, जापान का एक सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम क्या है? फुगाकू है। और फुगाकू से आपको याद होगा फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार ये मिला है किसको? पी साईनाथ को। जापान के साथ 3 तरह के एक्सरसाइज करते हैं हम, धर्मा गार्जियन, जिमैक्स, शिन्यूमेत्री। एक सहयोग काजिन भी हम जापान के साथ ही करते हैं, ये भी याद रखना। उसके अलावा जो जापान है ये 5 आइज नेटवर्क के 6ठे सदस्य के रूप में भी शामिल हो गया है। और जापान ने कहा था कि वो 2023 तक लकड़ी का बना एक सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। तो ये सब याद रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना है। तो कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि लद्दाख ने किसे राजकीय पशु के रूप में घोषित किया, तो आंसर होगा हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड को। और स्टेट बर्ड बनाया है ब्लैक नेक्ड क्रेन को, काली गर्दन वाली क्रेन को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब इन सभी प्रश्नों का आप क्विज लगा लीजिए, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्विज बना करके आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है। और अगर इन सभी क्वेश्चंस का आप बिल्कुल कम समय में 3 से 4 मिनट में मेरी ही आवाज में रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक ऑडियो भी तैयार कर दिया है। उस ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑडियो रिवीजन करके। तो वहां जा करके आप इनका मेरी आवाज में रिवीजन कर सकते हैं। और पसंद आया सेशन तो इसको शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।